24 दिसंबर 1999 एक एयरक्राफ्ट शाम के लगभग 4 बजे काठमांडू एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। लेकिन पैसेंजर्स और क्रू और खुद प्लेन को भी नहीं पता था कि उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तो अफगानिस्तान की होने वाली है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे, चलिए हम साथ में एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों। छोटी वाले ने कहा वो शायद हाईजैक हो गई। कहीं पर भी ये थॉट नहीं आया कि ये गोली चल सकती है, ये बम फट सकता है। 3 लोगों के गले काटे। वैसे थंबनेल से आपको पता चली गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइट IC-814 की। इस एयरक्राफ्ट में कुल टोटल 190 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें कैप्टन देवीसरन, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार एंड फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार झग्गिया को मिलाकर 11 क्रू मेंबर्स थे। सब नॉर्मली चल रहा था। कैप्टन सबको हिमालयन रेंजेस दिखा रहे थे और क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को कुछ रिफ्रेशमेंट सर्व कर रहे थे। एयरक्राफ्ट 439 को इंडियन एयर स्पेस में एंटर होता है। सामने अनिल कुमार झग्गिया दिख रहे हैं जो कॉकपिट में जा रहे हैं। उनके साथ एक मंकी कैप पहने हुए एक शख्स भी दाखिल हो जाता है, जिसके हाथ में रिवॉल्वर और ग्रेनेड होता है। ये प्लेन हाईजैक हो गया है, हाथ ऊपर। दोस्तों, ये हरकतुल मुजाहिदीन के 5 हाईजैकर्स होते हैं जो अब हरकत में आ गए होते हैं और पूरे प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों, हरकतुल मुजाहिदीन पाकिस्तान में स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले हरकतुल अंसार था। फिर 1997 में यूएसए ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उसने अपना नाम बदलकर हरकतुल मुजाहिदीन कर लिया। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। दोस्तों, कॉकपिट में जो हाईजैकर्स घुस चुके हैं उसमें से एक का नाम होता है इब्राहिम अजहर, जिसको सब चीफ बुलाते हैं, और दूसरा बर्गर है जिसका असली नाम है सनी अहमद काजी, और भोला का नाम है जहूर मिस्त्री, और शंकर का नाम है साकिर जो प्लेन के पीछे के भाग में होते हैं, और डॉक्टर का नाम है शाहिद अख्तर सईद जो प्लेन के बीच में होता है। वहाँ पर कॉकपिट में कैप्टन को चीफ ने गन पॉइंट पर ले लिया होता है और कैप्टन को लग रहा होता है कि कहीं ये वेपन नकली तो नहीं है। लेकिन तो मैंने देखा कि नहीं, दीज आर नॉट फेक बट डेफिनेटली दे आर रियल वन। वहाँ कॉकपिट के पीछे भी सभी पैसेंजर्स ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि ये प्लेन तो हाईजैक हो चुका है। फिर यहाँ पर हाईजैकर चिल्ला रहे होते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, क्योंकि तब क्रिसमस का माहौल था, इसलिए सबको लग रहा था कि ये सब तो मजाक मस्ती कर रहे हैं। वहां पर कॉकपिट में कैप्टन ने देखा ये वेपन्स तो असली है, यानी हम सचमुच में हाईजैक हो चुके हैं। पीछे बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास में एयरक्राफ्ट की विंडोज बंद कर दी जाती है। जो क्रू ने खाना सर्व किया था वो भी वापस ले लेते हैं। आदमियों को औरतों और बच्चों से अलग कर दिया जाता है ताकि वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले सके। बेसिकली ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है। पैसेंजर्स की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाईजैकर्स कहते हैं खाने की प्लेटें नीचे फेंक दो, टेबल बंद करो, आंखें वो नीचे झुक जाओ, कोई ऊपर नहीं देखेगा, नहीं तो गोली मार देंगे, आंखों में गोली मार देंगे। वहाँ कॉकपिट में चीफ कैप्टन को कहता है हम लाहौर जा रहे हैं। ये सुनकर तो मानो जैसे कैप्टन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। फिर कैप्टन चीफ को बोलते हैं हमारे पास उतना फ्यूल ही नहीं है कि हम लाहौर जा सके। हाईजैकर्स में से एक बर्गर प्लेन के बारे में काफी कुछ जानकर आया होता है और उनको पता था कि एयरक्राफ्ट लाहौर तक तो पहुंच ही जाएगा। फिर चीफ बोलता है कि प्लेन जाएगा तो लाहौर ही, वरना इस प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। फिर कैप्टन कहते हैं कि पैसेंजर्स आपके साथ कोऑपरेट करें, इसलिए मैं उन्हें बता देता हूँ कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। लेकिन चीफ कहता है कि जो भी करो मुझे पूछकर करो। फिर कैप्टन अनाउंसमेंट करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन डी सरन, आवर प्लेन हैज बीन हाईजैक्ड, यू मस्ट बी पेशेंट एंड लिसन टू द हाईजैकर्स। 4:56 को लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर यह मैसेज आता है और वो समझ जाते हैं कि ये प्लेन तो हाईजैक हो चुका है और इसकी डायरेक्शन कौन सी है ये भी ATC समझ जाती है। फिर लखनऊ ATC वाले दिल्ली ATC को बता देते हैं। अब इंडिया में नीचे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को पता चल चुका है। अब एक्शन लेने की बारी आती है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। लेकिन तब के यूनियन सेक्रेटरी प्रभात कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ही नहीं बनाया अभी तक, और हाईजैकिंग की खबर इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसी एजेंसियों को भी नहीं दी गई। हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी तब ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उनको भी इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं होता और उनको दिल्ली लैंड होते ही 5:20 को बता दिया जाता है। 6 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक मीटिंग बुलाते हैं। उसमें इन सब ऑफिशियल्स को मिलाकर प्रभात कुमार के अंडर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक टीम बनाई जाती है। दोस्तों, तब के होम मिनिस्टर और CMG के मेंबर LK अडवाणी को भी हाईजैकिंग की खबर किसी एजेंसी से पता नहीं चलती, बल्कि किसी टीवी चैनल से पता चलती है। ये तो हो गई ग्राउंड की बात। अब आते हैं ऊपर एयरक्राफ्ट में जो लाहौर की ओर जा रहा होता है। 6:04 को कैप्टन देवीसरन
दिल्ली एटीसी को रेडियो पर बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का ही फ्यूल बचा है और पाकिस्तान ने लाहौर में एयरक्राफ्ट लैंड करने की परमिशन नहीं दी है। कैप्टन दिल्ली एटीसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान को कहो कि हमें लाहौर एयरबेस पर लैंड करने दे। यहाँ हाईजैकर्स इंडिया में बिल्कुल भी उतरना नहीं चाहते थे। उनको भी पता था कि हमने इंडियन एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया है। अगर हम उनकी टेरिटरी में उतरे तो कुछ भी हो सकता है। आप चाहे जहाज को गिरा दो पर आप लाहौर चलो। शाम 6:30 को पाकिस्तान में स्थित हमारे इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज से लाहौर में एयरक्राफ्ट लैंड करने की परमिशन मांगी, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज परमिशन नहीं देती। यहाँ पर 6:25 को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप NSG कमांडोज को पॉसिबल रेस्क्यू मिशन के लिए प्रिपेयर रहने को कहती है। एयरक्राफ्ट में फ्यूल कम हो रहा है और पाकिस्तान में भी एंटर नहीं हो सकते, तो हाईजैकर्स ने कैप्टन को अमृतसर एयरक्राफ्ट लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। अब हमारे लिए प्लस पॉइंट यह है कि एयरक्राफ्ट हमारी टेरिटरी में लैंड होने जा रहा है। अब हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे लिए ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ही था। ऐसी क्या चूक होती है हमारी इंडियन अथॉरिटीज से? चलिए जानते हैं। एयरक्राफ्ट अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। दोस्तों, पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को भी हाईजैकिंग की खबर टीवी से पता चलती है। उनको क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से कोई खबर नहीं आती। पूरी पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर थी और पंजाब के कमांडोज ऑपरेशन के लिए रेडी खड़े हुए थे। 6:40 को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अमृतसर सिक्योरिटी टीम को कहती है कि आप प्लेन में रिफिलिंग जितनी डिले हो सके उतना कीजिए। इसलिए उनकी मुश्किल सबसे पहले यही रही होगी कि इस प्लेन को किस तरह से हिंदुस्तान की सीमा से बाहर न जाने दिया जाए। 7:10 पर NSG दिल्ली से अमृतसर फ्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 1-2 को छोड़कर कोई नेगोशिएटर्स आता ही नहीं और उनको बस इंतजार करना पड़ता है। इस बाजू अमृतसर एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट में कैप्टन देवी सरन रिफ्यूलिंग करने के लिए रिक्वेस्ट करे जा रहे थे, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कोई फ्यूल टैंकर आ ही नहीं रहा था। फिर हाईजैकर्स को डाउट हो जाता है कि हम इनकी ही टेरिटरी में हैं, कहीं ये हम पर ऑपरेशन न कर दे। इसलिए हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं। फिर जौहर मिस्त्री पहले तो उल्टी गिनती चालू कर देता है, फिर सत्ताम सिंह पर चाकू से हमला कर देता है, बाद में रुपिन कटियाल पर चाकू से हमला कर देता है। दोस्तों, रुपिन कटियाल अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी वाइफ को पता भी नहीं था कि उनके हस्बैंड की यह हालत हुई है। फिर अनिल कुमार जग्गिया ये बात कैप्टन को बताते हैं। कैप्टन एटीसी को 4 बार कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इन हाईजैकर्स के पास AK-47 है और उन्होंने पैसेंजर्स को मारना स्टार्ट कर दिया है और कोई पैसेंजर्स की जान ना जाए, इसलिए प्लीज जल्दी से टैंकर भेजिए। वहां एयरपोर्ट अथॉरिटीज को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कह के रखा था कि एयरक्राफ्ट को किसी भी कीमत पर रोके रखो, उड़ने ना दो, और ऐसा करने के लिए वहां पर पंजाब पुलिस भी मौजूद थी। फिर पैसेंजर्स को मारने वाली बात सुनकर आखिरकार फ्यूल भरने वाला बाउजर भेजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाउजर में कमांडोज थे या कोई स्नाइपर था। We said to Amritsar that they should have a sniper or sharpshooter go along with the Bowser, जो प्लेन के टायर को पंचर करके रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले थे। फिर ये फ्यूल टैंकर भी स्पीड से आगे जा रहा होता है। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज उनको धीरे चलाने के लिए बोलती है। वो ड्राइवर शायद नर्वस था, उसने धीरे धीरे चलाने के बजाय अचानक से फ्यूल टैंकर को रोक ही दिया। ये सब कैप्टन और हाईजैकर्स कॉकपिट में से देख रहे होते हैं। फिर हाईजैकर्स को लगता है कि दाल में कुछ काला है, उस टैंकर में कमांडो छुपे हो सकते हैं। फिर हाईजैकर्स की आत्माबाजी सटकली हो जाती है। कैप्टन पर प्रेशर आने वाला होता है। चीफ कैप्टन को जल्दी से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए कहता है। इस जहाज को उड़ा के पाकिस्तान टेरिटरी में इसको क्रैश करो। कैप्टन देवी सरन को अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी को देखते हुए वहां से टेक ऑफ करने का डिसीजन लेना पड़ता है। एयरक्राफ्ट रनवे पर स्पीड पकड़ता है और वो फ्यूल टैंकर बीच रास्ते में ही खड़ा है और प्लेन उड़ने वाला होता है और उस टैंकर से टकराने ही वाला होता है, लेकिन थोड़े गिफ्ट से बचकर वहां से उड़ान भर लेता है। फिर हमारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी भी छूट जाती है। जितना हमें फुल लेंथ चाहिए था उसके आधे से हमने टेक ऑफ किया था। हम ना हाईजैकर्स से बात कर पाए ना उनके डिमांड्स जान पाए। उड़ान भरते ही कैप्टन की होप भी टूट जाती है। वो एटीसी को बताते हैं, वी आर ऑल डाइंग। जो काम होने चाहिए थे शायद वो नहीं हो पाए समय पर।
अब आती है NSG, जो कब का दिल्ली वेट कर रही थी। 7:55 को दिल्ली से टेक ऑफ करके 8:15 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। लेकिन IC-814 तो 747 को ही जा चुका सनम। एयरक्राफ्ट के लाहौर पहुंचते ही वही ड्रामा। कैप्टन ने लाहौर ATC से एयरक्राफ्ट उतारने की परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने फिर से मना कर दिया। यही नहीं, लाहौर ATC ने एयरपोर्ट पर सभी लाइट्स और नेविगेशन एड्स को बंद कर दिया ताकि एयरक्राफ्ट वहां पर उतर ही ना सके। फ्यूल था नहीं। कैप्टन ने लाहौर ATC को कहा कि प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। फिर लाहौर एयरपोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और फिर से लाइट्स और नेविगेशनल एड चालू हो जाती है और एयरक्राफ्ट 8:01 को लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। अगर हमें रनवे ना मिलता लास्ट मिनट में, Correct. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये क्रैश होना ही था हमारा। एयरक्राफ्ट लाहौर में उतर चुका है। ये खबर इंडिया को मिलती है और इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी अथॉरिटी से वहां के इस्लामाबाद में हमारे इंडियन हाई कमीशन के पारसारथी को इस्लामाबाद से लाहौर लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की मांग करते हैं और एयरक्राफ्ट को लाहौर से बाहर ना जाने दिया जाए, इसकी भी रिक्वेस्ट करते हैं। एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए लाहौर अथॉरिटीज एयरपोर्ट की सभी लाइट्स बंद कर देती है और पाकिस्तानी फोर्सेस प्लेन को घेर लेती है। बाद में कैप्टन देवेशरन बताते हैं कि हाईजैकर्स कुछ महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज इसकी परमिशन नहीं देती। ट्रांसपोर्ट डिफिकल्टीज के कारण पारसारथी लाहौर एयरपोर्ट पर लेट पहुंचते हैं। तब तक एयरक्राफ्ट में फ्यूल भर चुका होता है और उसे जाने दिया जाता है। एयरक्राफ्ट लाहौर से लगभग 10:22 को टेक ऑफ कर लेता है। लाहौर से उड़ने के बाद अब चीफ कैप्टन को बोलता है कि अब हम काबुल जाएंगे, लेकिन उस समय काबुल एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज तो थी नहीं, इसलिए ये बात हाईजैकर्स को बोली जाती है और एयरक्राफ्ट अरब देशों की ओर मूव होता है। दुबई उन्हें अल मिनहाद एयरबेस पर उतरने की परमिशन दे देता है और 25 दिसंबर 1:32 को एयरक्राफ्ट दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करता है। दुबई के अल मिनहाद एयरपोर्ट में आते हैं अब्दुल्ला भाई, जो हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने में सफल रहते हैं। अच्छा, इस बीच पैसेंजर्स को पता ही नहीं था कि हम कहां पर लैंड कर रहे हैं और कहां पर जा रहे हैं। फ्यूल के बदले 27 पैसेंजर्स और 25 साल के रुपिन कटियाल की बॉडी को उतारा जाता है। दोस्तों, रुपिन कटियाल की ज्यादा खून बह जाने से मौत हो जाती है। फ्यूल की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर लाहौर एयरपोर्ट में उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती तो शायद रुपिन कटियाल आज जिंदा होते। जब एयरक्राफ्ट दुबई में था तब इंडियन अथॉरिटीज रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहती थी, लेकिन दुबई अथॉरिटीज से इसकी परमिशन नहीं मिलती। चीफ अब कैप्टन को एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लिए फोर्स करता है कि अब हम काबुल जाएंगे और 6:20 को सुबह एयरक्राफ्ट दुबई से टेक ऑफ करता है। दुबई में हमारे तब के सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव उतारे गए उन पैसेंजर्स को रिसीव करने के लिए जाते हैं। एयरक्राफ्ट कांधार एयरपोर्ट पर 8:33 पर लैंड करता है। उस समय मोस्ट ऑफ अफगानिस्तान इंक्लूडिंग द कांधार एयरपोर्ट तालिबान के कंट्रोल में था और इंडियन गवर्नमेंट तालिबान को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज ही नहीं करती थी और वहां पर अपना कोई हाई कमीशन भी नहीं था। बेसिकली तालिबान से कम्युनिकेट करना अब मुश्किल होने वाला है। सर, जैसे हम कंधार पहुंचे, इनका पूरा चाल ढाल, दे वर सो कंफर्टेबल और हमसे भी कहा कि अपनी पट्टियां खोल दो, सीधे खड़े हो जाओ। इंडियन गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद के इंडियन हाई कमीशन से अपने एक डिप्लोमेट को नेगोशिएट करने के लिए कांधार भेजा और यूएन ने भी अपना एक नेगोशिएटर भेजा। तालिबान के लोगों ने एयरक्राफ्ट को चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि हम उन होस्टेजेस को हाईजैकर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंडिया उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले पाए। इस बीच बर्गर सबको एंगेज करने के लिए अंताक्षरी खेल रहा था। शायद ये उनकी स्ट्रेटेजी थी कि बाहर निकल के पैसेंजर्स उनको अच्छा पोर्ट्रे करे, इसीलिए वहां पर इंडिया में माहौल काफी अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर ग्राउंड लेवल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि न्यूज चैनल्स के ऊपर पैसेंजर्स के परिवारों की ही बात हो रही होती है। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. दिल्ली में तब के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और पैसेंजर्स के परिवार वाले वहां अचानक से आ जाते हैं। We are moving and groping in the dark. Pompous statements are being made about the greatness, but the fact lies it was a absolute security lapse. She's a doctor. Look at her. She's a doctor. I'm a surgeon. We are the backbone of this country. We are the middle class. जाहिर सी बात है, परिवार वाले तो काफी पैनिक में थे। वो जसवंत सिंह जी को कहते हैं हाईजैकर्स जो मांग रहे हैं वो उनको दे दो, लेकिन हमारे लोगों को सही सलामत वापस लेके आओ। गवर्नमेंट काफी प्रेशर में थी, ना तो वो उस जमीन पे कोई मिशन प्लान कर सकती थी, इसलिए उनको हाईजैकर से बातचीत तो करनी ही पड़ेगी।
27 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नेगोशिएटर्स की एक टीम भेजती है जिसको विवेक काजो लीड कर रहे थे। उसमें अजीत डोभाल भी शामिल थे। जनता का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर ये था कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों को, जो रूपेन कटियाल की किलिंग के बाद, कि इसको इन लोगों को सेफली वापस लाया जाए। ये सुनकर कि इंडिया से उनके लिए कोई आ रहा है, सब लोग खुश थे, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको अभी भी 4 दिन एयरक्राफ्ट में ही बिताने हैं। हमारी नेगोशिएटर्स की टीम कांधार पहुंचती है और वहां पहुंचते ही देखते हैं कि उनके चारों ओर तालिबान के लोग थे। उनके आसपास टैंकर्स भी थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन थी। उनके थ्रू इंडियन नेगोशिएटर्स को बातचीत करनी पड़ रही थी और आईएसआई के लोग भी थे। और पैसेंजर्स को खाना दिया जाता है, लेकिन खाना नॉनवेज था। वेजिटेरियन के नाम पर तो सिर्फ बस एक ऑरेंज ही होता है। 27 दिसंबर को ही एक लोकल न्यूज़पेपर के साथ बात करते हुए तालिबान के लोग कहते हैं कि हाईजैकर्स को या तो अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए या तो वेपन्स रख देने चाहिए। ये देखते हुए हमारे ऑफिशियल्स को लगता है कि अगर हाईजैकर सरेंडर करते हैं तो तालिबान उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन तालिबान न्यूट्रल होती है, कभी उनकी साइड तो कभी हमारी साइड। अब हाईजैकर्स की डिमांड के बारे में नेगोशिएशन स्टार्ट होती है। अब उनकी डिमांड सामने आती है। दोस्तों, उस चीफ ने यह हाईजैकिंग सिर्फ अपने भाई को छुड़ाने के लिए की थी। उसका नाम है मसूद अजहर। मसूद अजहर को 1994 में जम्मू एंड कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था, जो इलीगली पाकिस्तान से इंडिया आया हुआ था। पहले तो हाईजैकर्स मसूद अजहर के बदले 10 इंडियंस, 5 फॉरेनर्स और उनकी पसंद के पैसेंजर्स को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को यह मंजूर नहीं था और अभी के लिए ये बातचीत रुक जाती है। दोस्तों, ये नेगोशिएशंस हमारे लिए मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हाईजैकर्स को टायर आउट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस जमीन पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो इनसिक्योरिटी फील ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको अंदर खाना भी प्रोवाइड हो रहा था, दवाइयां भी मिल रही थी, अंदर बाहर भी आ जा सकते थे, सब कुछ उनके फेवर में था। अगर वो प्रेशर में ही नहीं है तो फिर आप उनसे क्या बात करेंगे, उन पर क्या दबाव डालेंगे। वहाँ एयरक्राफ्ट में टेंस का माहौल होता है, टॉयलेट भी फुल हो गए होते हैं और पैसेंजर्स का मोरल डाउन करने के लिए हाईजैकर्स कभी एसी बढ़ा देते थे तो कभी हीटर बढ़ा देते थे, क्योंकि कॉकपिट में तो उनका कब्जा था। चीफ जी, इब्राहिम मियां। चीफ जी। फिर हाईजैकर्स ने 3 डिमांड्स रखी। इंडियन जेलों में बंद 36 मिलिटेंट्स को छोड़ा जाए और हरकतुल मुजाहिदीन के लीडर सज्जद अफगानी की बॉडी को भी वापस किया जाए और $200 मिलियन US कैश देने की बात करते हैं। दोस्तों, सज्जद अफगानी मसूद अजहर के साथ ही पकड़ा गया था, जो 1999 में जेल से भागने के दौरान ही मारा जाता है। दोस्तों, हाईजैकर्स को पता था इंडियन गवर्नमेंट दबाव में है, इंडिया में क्या हो रहा है वो हमारे नेगोशिएटर से ज्यादा तो उनको पता था। बार बार वो नेगोशिएट के दौरान बोल रहे थे अभी इंडिया में ये खबर आ रही है, क्योंकि उनको टीवी न्यूज से सब पता चल रहा था। आईएसआई उनको पल भर की खबरें दे रही थी। वो बोल रहे थे आपकी जनता को देखिए, मीडिया को देखिए, वो आपकी सरकार को मजबूर कर देगी और आपको तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो उस टाइम जो मीडिया में आ रहा था वो उतना मीडिया में आना नहीं चाहिए था। दोस्तों, मुतवक्किल जो तब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि मैं अपनी जमीन पर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। वहाँ एयरक्राफ्ट में होस्टेजेस को बहकाया जा रहा था। वो कह रहे थे कि आपको जो बचाने के लिए नेगोशिएटर्स आए हैं ना, वो तो बाहर घूम रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग कर रहे हैं। फिर नेगोशिएशन में टर्न आता है। मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को छोड़ने की डिमांड्स रखी जाती है। डिमांड्स यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि डिमांड्स इतनी कम कैसे हो गई। तो दोस्तों, तालिबान उन हाईजैकर से कहते हैं आपकी ये जो डिमांड्स है वो अन इस्लामिक है। मुतवक्किल उनसे कहते हैं कि आप अपनी डिमांड्स वापस ले लीजिए। हाईजैकर्स को भरोसा दिलाया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे होते हुए आप पर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेगी। फिर वो डिमांड्स कम कर देते हैं। फिर ये बात हमारे तब के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी को बताई जाती है। 30 दिसंबर को रो चीफ AS दुलात जम्मू कश्मीर में तब के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से कम्युनिकेट करते हैं और उन मिलिटेंट्स को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला उनको छोड़ने के फेवर में नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन लोगों को छोड़ दिया तो आगे जाके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, जो आगे जाके सच भी साबित होता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर फारूक अब्दुल्ला उन्हें छोड़ने के लिए एग्री हो जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट का मानना था कि उन मिलिटेंट्स की जिंदगी हमारे लोगों से कीमती नहीं है। 31 दिसंबर के सवेरे सवेरे बर्गर पैसेंजर्स को कहता है आपकी गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड्स मान ली है और आपको अब छोड़ दिया जाएगा। 31 दिसंबर दोपहर 3:02 को जसवंत सिंह जी तीनों टेररिस्ट को लेकर कांधार पहुंचते हैं। अब वो घड़ी आती है, प्लेन की विंडोज खोल दी जाती है, जब पैसेंजर्स को छोड़ा जाता है। हाईजैकर्स एयरक्राफ्ट से जा रहे होते हैं
तब कैप्टन और क्रू मेंबर से सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि हमारा काम यहाँ पर खत्म होता है। हाईजैकर्स अपने वेपन्स तालिबान को सरेंडर कर देते हैं। इंडियन ऑफिशियल्स तालिबान को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उम्मीद है कि आप हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लोगे और उनके खिलाफ कोई एक्शन लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तालिबान उन हाईजैकर्स और तीनों मिलिटेंट्स को अरेस्ट करने के बजाय 10 घंटे में अफगानिस्तान छोड़ने के लिए उनको कहा जाता है और उनको पाकिस्तान की बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। हम वो नहीं कर पाए जो कि एक हमारे शक्तिशाली राष्ट्र को करना चाहिए था इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए, इस एयरक्राफ्ट को कंट्री से बाहर नहीं ले जाने के लिए। इसका एज ए नागरिक मलाल ज़रूर है। उन मिलिटेंट्स को छोड़ने के बाद क्या होता है? फिर वो तीनों मिलिटेंट्स और 5 हाईजैकर्स के कारण 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2002 में अमेरिकन जर्नलिस्ट डेनियल पर्ल की किडनैपिंग और मर्डर, 2008 में मुंबई अटैक्स, 2016 में पठानकोट अटैक और 2019 में पुलवामा अटैक हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, मसूद अजहर जो आगे जाके 2000 की साल में जैसे मोहम्मद ग्रुप की स्थापना करता है, जो ग्रुप बाद में कई हमलों में शामिल रहा, जो कई सिविलियंस और आर्म फोर्सेस की मौत का जिम्मेदार है। दोस्तों, 2002 में डेनियल पर्ल की किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस में पाकिस्तानी अथॉरिटीज उमर शेख को अरेस्ट कर लेती है। 2022 में हाईजैकर्स में से एक जौहर मिस्त्री जिसने रुपिन कटियाल को मारा था, उसका पाकिस्तान के कराची में मर्डर हो जाता है। दोस्तों, कैप्टन देवी सरन ने इस करो या मरो की कंडीशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कूलनेस और साहस दिखाया। उनको 1999 सेफ स्काइज अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और ये पोर्ट्रेट मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर नहीं भी आया तो भी प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।